Welcome students to Namaste Physics with God sir। वेव ऑप्टिक्स का बच्चे लास्ट पार्ट मैंने स्टार्ट कर दिया है और वो है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन में बच्चे क्वेश्चन ज़रूर आता है और लास्ट टाइम मैंने आपको पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन बता दिया। और भी बहुत सारे मेथड हैं रिफ्लेक्शन उसके पोलराइजेशन के टू गेट द पोलराइज्ड लाइट, वो थोड़ा सा मैं टच कर दूंगा और फिर आज हम वाइंड अप करेंगे इसको। तो चलिए बच्चे, जो बच्चे आज ही ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए बता दिया जाए कि रे ऑप्टिक्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वेव ऑप्टिक्स तीनों की प्लेलिस्ट है, उसमें कंप्लीट बच्चे चैप्टर के वीडियोस हैं, तो आप उनको देखिए। इसके अलावा बच्चे जो 12th में स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत फ़ायदा ये है कि वो 11th के जो बैकबोन ऑफ फिजिक्स है, दैट इज़ लॉज ऑफ मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी, रोटेशन, उसके भी उनके पास प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चे, अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं और आज वाइंड अप करेंगे वेव ऑप्टिक्स को। उससे पहले वी आर ग्रेटफुल टू चैनल नमस्ते कविता फॉर प्रोवाइडिंग अस ए स्मॉल क्लिप ऑफ ए मोटिवेशनल सॉन्ग, जो स्टूडेंट्स के लिए हमें बहुत हेल्पफुल हो रही है। तो लेट अस लिसन फर्स्टली a small clip of a motivational song, then we will proceed to the video lecture. Yes, listen first. एक मरमी को ना फिर भी पापा दिल में बनाए रखना, कसम खुदा की खरा सोना बन के दिखाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए मुझे खुद पर। छोटा हूँ अभी, नादान नहीं, समझ रहा हूँ और समझ जाऊंगा। ना छोड़ देना टोर मेरी, कसम मुझे मेरे पापा की, अपने पापा को भरी भीड़ में पतंग सी उड़ान दिलाऊंगा। पापा ना देखो इस तरह मुझे, बेशक ना हो जाए। Yes, welcome back. I think you are motivated enough now. So let us go to the lecture. तो चलिए बच्चे, ये हमारा लास्ट का मैंने आपको मेलस लॉ बता दी, सॉरी ब्रूस्टर लॉ बता दिया है। ठीक है, और एक चलो छोटा सा एक और कुछ मेथड भी बता देता हूँ, ज़्यादा हमारे सिलेबस में इतना कुछ नहीं है अदर मेथड्स जैसे, लेकिन थोड़ा टर्म्स याद रखो। रिफ्रैक्शन से तो आपको आ ही गया, खैर रिफ्रैक्शन से कैसे हम कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट लाते हैं। तो एक होता है बच्चे टू गेट द पोलराइज्ड लाइट बाय, देखो नई चीज़ है, बाय डबल रिफ्रैक्शन। बाय डबल रिफ्रैक्शन में होता क्या है, ये नई चीज़ आपको दिखेगी कि सपोजिंग आपके पास एक क्रिस्टल है, एक मिनट, ठीक है। तो ये आपके पास क्रिस्टल है और यहाँ पर बच्चे आपने एक नीचे एक डॉट रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट यानी कि एक पेपर रखकर पेपर पे एक डॉट है, यानी इससे लाइट आ रही है। तो अब आप देखो बच्चे, आप जब ऊपर से देखते हो नॉर्मली, तो ज़रा एक बार ध्यान से देखना, you will be surprised to note that आपके पास बच्चे दो इमेजेस, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, एक मिनट, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके बच्चे दो इमेज मिलेंगे आपको। एक इमेज ये होगी, ये वाली जो मैं दिखा रहा हूं आपको,
और एक बच्ची इधर होगी। इसका मतलब क्या किया, ये जो क्रिस्टल है ना, ये कैल्साइट क्रिस्टल है। ये जो आपके पास क्रिस्टल है ये कैल्साइट क्रिस्टल है, कैल्साइट क्रिस्टल। कैल्साइट जो होता है वैसे क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कभी कभी आपने पता नहीं, अब तो खैर नहीं देखते होंगे, चूना पत्थर, चूना पत्थर जो होता है जहाँ जिससे वाइट वॉश करते थे पहले, अब तो सब कलर आने लगा है, तो उसमें चूने पत्थर में बहुत ट्रांसपेरेंट सा एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सा क्रिस्टल होता था, उसको कैल्साइट क्रिस्टल कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टलाइन फॉर्म। तो जब बच्चे आप ऊपर से देख रहे हैं यहाँ से, एक मिनट एक काम और करूँ मैं, थोड़ा सा मैं ऐसे एक काम और कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, एक मिनट, यदि नीचे आ जाए, नहीं इसको ही नीचे ले लेता हूँ मैं बस, यदि नीचे आ जाए तो बहुत अच्छा है। यस, अब ठीक है। तो बच्चे आप ऊपर से देख रहे हैं, इसको आप आई से यहाँ से देख रहे हैं, ये आई है, ये रहा आई। तो हम जब इसको रोटेट कर रहे हैं, इसको जब रोटेट कर रहे हैं तो इसमें बच्चे एक जो इमेज है, मतलब आपको ये ऑब्जेक्ट की इमेज दो नज़र आ रही है, क्योंकि दो रे आ रही हैं। तो इस क्रिस्टल ने क्या किया एक्चुअली में, इसने डॉट एंड एरोज को बाइफरकेट कर दिया, यानी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये है। तो उसने डॉट एंड जो आपके पास एरो है उनको उसने बाइफरकेट कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। और जब हम क्रिस्टल को घुमाते हैं इस एक्सिस के अबाउट, ये जो आपके पास एक्सिस है इसके अबाउट यदि क्रिस्टल को घुमाते हैं तो बच्चे जो ये वाली रे है ये आपके पास रोटेट नहीं होती है, क्योंकि ये आपको पता है कि हम नॉर्मली देख रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो बच्चे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा। लेकिन बच्चे ये जो रे है, ये वाली, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, इमेज रोटेट होती है, ये इमेज रोटेट हो रही है और ये इमेज आपके डज नॉट रोटेट, है नई चीज आ रही है, डज नॉट रोटेट। ये जो रे है आपके पास, ये वाली जो रे है जो रोटेट नहीं हो रही है बच्चे, ये ओबे कर रही है, किसको ओबे कर रही है, ओबे स्नेल्स लॉ, क्योंकि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 0 होना चाहिए, तो इसको ओबे कर रही है। और ये जो बच्चे क्या आप नॉर्मली देख रहे हो, लेकिन ये तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन तो कुछ और आ रहा है। तो इस रे को कहते हैं डज नॉट रोटेट, ये इमेज रोटेट नहीं हो रही है। ये जो इमेज है, इमेज लिख रहा हूं मैं, ये जो इमेज है रोटेट हो रही है, ये जो है बच्चे इसको कहते हैं ऑर्डिनरी रे। नई चीज आ गई। और जो बच्चे इमेज है जो ऑर्डिनरी रे बना रही है उसको कहते हैं ऑर्डिनरी इमेज। और ये जो बच्चे रे है, ये वाली रे, ये जो रे जो रोटेट हो रही है इसको कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक है। और ये बच्चे रे रोटेट होती है। तो ये आ गया बच्चे डबल रिफ्लेक्शन। और दोनों जो लाइट हैं, ये लाइट और ये लाइट, ये दोनों जो हैं बच्चे लीनियरली पोलराइज्ड हैं। तो ये होता है बाय डबल रिफ्रैक्शन। क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल से एक ऑब्जेक्ट है और उसकी दो इमेजेस आती हैं और क्रिस्टल को रोटेट करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में, तो एक इमेज तो बच्चे घूमती रहती है, जो इमेज घूम रही है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इमेज भी कहते हैं इसको। और जो नहीं रोटेट हो रही है वो स्नेल्स लॉ ओबे कर रही है, वो ऑर्डिनरी रे है और ऑर्डिनरी इमेज भी कहते हैं उसको। तो ये हो गया बच्चे डबल रिफ्रैक्शन से। एक और बता देता हूँ, उसको कहते हैं बच्चे बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। जो क्रिस्टल्स होते हैं ना, उनका ये प्रॉपर्टी होती है बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, कि वो जो आपके पास ऑप्टिकल एक्सिस है, मैंने बताया था जो भी क्रिस्टल है उसका स्लिट होती है। स्लिट मतलब जो आपका ट्रांसमिशन एक्सिस है या पास एक्सिस है,
उस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस हैं उनको सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है बाय सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सारी क्रिस्टल्स की यही प्रॉपर्टी होती है और इस फिनोमेनन को कहते हैं डाइक्रोइज्म। थोड़ा वर्ड याद रखना बच्चे, कभी एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। व्हाट इज डाइक्रोइज्म? डाइक्रोइज्म इज द प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल टू सेलेक्ट टू एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन सेलेक्टिवली। और कौन सा वाइब्रेशन एब्जॉर्ब करता है? जो क्रिस्टल है बच्चे ध्यान रखना, क्रिस्टल एब्जॉर्ब्स, मैं लिख देता हूं, क्रिस्टल्स एब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। कौन से कंपोनेंट? ई वेक्टर के कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस या ऑप्टिकल एक्सिस, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, चलो ऐसे थोड़ा सा दिखा देता हूं कि सपोजिंग एक क्रिस्टल है और ये बच्चे लाइट आ रही है, यहां पर आपके पास अनपोलराइज्ड लाइट थी और इसके साथ बच्चे हमारे पास ये देखो ये अनपोलराइज्ड लाइट हो गई। अब देखो क्या हो रहा है, और दिखा देते हैं बीच में। तो इसने आपने देखा ये जो अनपोलराइज्ड लाइट है इसमें से जो एरोज को उसने सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया। तो ये बच्चे आपके पास कैसी लाइट आ गई? कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट आ गई। दिस इज लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। तो जो बच्चे एरोज हैं, ये वाले जो एरोज हैं, इसको इसने सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर दिया। इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर जो है, इसकी स्लिट कैसी होगी? इसका मतलब इसकी जो ऑप्टिकल एक्सिस होगी या पास एक्सिस होगी वो ऐसे होगी वर्टिकल प्लेन में। तो वर्टिकल प्लेन में तो जो डॉट्स हैं उनको तो जाने दिया इसने, और जो बच्चे ये वाले थे वाइब्रेशंस उसको इसने सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया। समझ में आ रहा है नहीं? एक बार दोबारा देख लो कि हमारे पास जो क्रिस्टल है उस क्रिस्टल की बच्चे जो ट्रांसमिशन एक्सिस है वो ऐसे रही होगी, और जो बच्चे डॉट्स हैं वो उसमें से पास हो गए, और जो बच्चे ये जो हैं इसको उसने सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि ये परपेंडिकुलर टू ट्रांसमिशन एक्सिस है। ये स्लिट में से निकल गया जैसे कार्डबोर्ड का दिखाया था मैंने। तो ये वाइब्रेशंस तो निकल गए, ये वाइब्रेशंस, और ये वाले वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो गए। कंप्लीट स्टडी दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो डाइक्रोइज्म वर्ड समझ में आ गया? The dichroism is the property of crystals due to which crystal selectively absorbs electric field vibrations, electric field vectors perpendicular to the transmission axis of the crystal. Crystal absorbs E vector components perpendicular to the transmission axis. समझ में आ गया डाइक्रोइज्म क्या है? तो ये सारे क्रिस्टल जो है ना वो डाइक्रोइक क्रिस्टल्स होते हैं। चलो बच्चा अब ज़्यादा नहीं करेंगे, अब आगे चलते हैं। अब चलो स्कैटरिंग सा भी लिख देता हूँ, इसमें कुछ ज़्यादा पूछता तो है नहीं। स्कैटरिंग तो बाय स्कैटरिंग हमारे पास जो एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनसे भी लाइट स्ट्राइक करने के बाद कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट हो जाती है नहीं? जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं और यहाँ पर बच्चे लाइट आ रही है, तो इससे जो रिफ्लेक्ट होकर जो आ रही है बच्चे ये स्कैटर्ड लाइट। अब स्कैटरिंग हमारे पास सिलेबस में से हटा दिया, आपको पता है। तो ये थोड़ा सा मैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस को इसमें मैं ये वाले वाइब्रेशन भी दिखा देता हूँ।
तो ये बच्चे आपके पास लीनियरली पोलराइज्ड लाइट आ जाएगी। तो ये आपके पास मॉलिक्यूल हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एटमॉस्फेयर। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है लाइक दिस, है नी, लाइक दैट। जो भी आपके पास एटमॉस्फेयर मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ये, लेकिन लाइट जो है बच्चे ब्लूइश है, ये भी ध्यान रखना, ब्लूइश लाइट होती है। तो रेले ने बताया था कि यदि आपके पास वेवलेंथ के ऑर्डर की यदि होती है, आपके पास जो पार्टिकल्स का साइज वेवलेंथ के ऑर्डर का होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड लाइट इज प्रोपोर्शनल टू, याद आ रहा है, 1/λ4। जिसकी जितनी कम वेवलेंथ है वो उतनी ज़्यादा स्कैटर्ड होती है। तो वेवलेंथ सबसे कम किसकी है? ब्लू की। तो ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर होती है, इसलिए ध्यान रखना स्काई जो है वो एक्चुअली में ब्लूइश है। लेकिन आइज़ के लिए आपको मैंने बताया था, आइज़ के लिए सेंसिटिव वायलेट है। वैसे स्काई वायलेट होना चाहिए क्योंकि वायलेट का सबसे कम वेवलेंथ है, लेकिन आइज़ के लिए ध्यान रखना वायलेट सेंसिटिव नहीं है, हमारे आइज़ के लिए ब्लू और रेड के बीच में सेंसिटिव है। मैंने आपको वहाँ बताया रे ऑप्टिक्स के अंदर, ठीक है। चलो ये हमें कुछ नहीं करना है स्कैटरिंग। हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे बाइपोलराइड्स। तो पोलराइड्स कैमरे आपने सबने देखा होगा, है नी, विद इन मिनट जो है वो बच्चे फिल्म बना देता है। और आजकल देखो वीडियो पायरेसी होती है कि एक्चुअली में कि प्रिंट जो आपका वीडियो बनता है, जो पिक्चर बनती है उनका पायरेसी का मतलब उसकी नकली जो वीडियो है वो बाहर आ जाती है, कैसेट आ जाती है बाहर, उसकी सीडीज आ जाती हैं। तो अब उसके लिए इन्होंने क्या करते हैं कि जो फिल्म बनाते हैं वो बच्चे 2 कैमरे से बनाते हैं, यानी उसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऐसा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन ऐसा है। तो जब दोनों मिलाओगे तभी लाइट आएगी, ना तो फिर आएगी नहीं। तो इसलिए अलग अलग उसका वीडियो पायरेसी रुक जाती है। पोलराइड्स मैं बताता हूँ पहले पोलराइड्स क्या है। तो पोलराइड एक्चुअली में इट इज चीप एंड कमर्शियल मेथड है, इट इज चीप एंड कमर्शियल मेथड, it is cheap and commercial रे बैन के चश्मे, यानी कमर्शियल मेथड, हेडलाइट्स में यूज होती है, विंडो पैन्स ऑफ एरोप्लेन्स। इट इज़ चीप एंड जो आपका हेडलाइट है ऑटोमोबाइल्स के, या फिर आपका आगे सामने विंड स्क्रीन, जब देखते हो ना कोई एक्सीडेंट होता है तो विंड स्क्रीन जब ब्रेक होता है तो उसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स दिखते हैं, मैं बताऊंगा अभी, वो सारे पोलराइड्स हैं। इट इज़ चीप एंड कमर्शियल मेथड, चीप एंड कमर्शियल मेथड टू प्रोड्यूस linearly polarized light, linearly polarized light, चीप एंड कमर्शियल मेथड है बच्चे। इसमें एक्चुअली में केमिस्ट्री के साइंटिस्ट थे हरेप्थ, उनके नाम पर जो क्रिस्टल्स हैं उनका हरेप्थाइड्स कहते हैं। एक्चुअली में क्या था कि क्रिस्टल्स, मैं बताऊं कैसे बनते हैं, कि क्रिस्टल्स ऑफ आयोडो सल्फेट, ऑफ क्यूनाइन, इनको कहते हैं हरेप्थाइड्स, साइंटिस्ट हरेप्थ के नाम पर हरेप्थाइड्स। द क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोसल्फेट ऑफ क्यूनाइन, इनको हम क्या करते हैं बच्चे, आर अरेंज्ड इन फिल्म ऑफ नाइट्रो सेलुलोज। जैसे बच्चे आपको पता है जो जिनके
कंबाइंड फैमिली है उसमें देखते होंगे तो आपके जो दादी हैं या नानी हैं वो आप देखो ना क्या बनाती हैं कि फेस्टिवल पर देखो क्या करती हैं, वो एक मतलब ड्राई फ्रूट्स की कुछ चीज़ बनाती हैं, नहीं एक थाल ले लेती हैं, उसके ऊपर घी लगाकर उसके ऊपर फिर जो आपका शुगर है, शुगर सिरप डाल देती हैं उसके ऊपर, फिर क्या करती हैं उसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं। तो मतलब जो सिरप है वो समझ लो नाइट्रोसेलुलोज है, तो नाइट्रोसेलुलोज के सिरप में आप ड्राई फ्रूट्स डालते जा रहे हैं, यानी कि ये क्रिस्टल्स लगा रहे हैं। इस तरह से अरेंज करते हैं एज इफ कि उन सारे क्रिस्टल्स की जो ऑप्टिकल एक्सिस है वो एक दूसरे के पैरेलल हो। देखो क्रिस्टल्स ऑफ आयोडोसल्फेट ऑफ क्विनाइन आर अरेंज्ड इन फिल्म ऑफ नाइट्रोसेलुलोज विद, ठीक है समझ में आ रहा है, विद देयर ऑप्टिकल एक्सिस, ये मैं लिख रहा हूं विद देयर ऑप्टिकल एक्सिस, एक्सिस इसलिए बोल रहा हूँ प्लूरल लिख रहा हूँ, ऑप्टिकल एक्सिस लिख लो चाहे, विद देयर ऑप्टिकल एक्सिस पैरेलल टू वन अनदर, बहुत सारे हैं ना इसलिए ईच अदर तो नहीं है। तो ये सारे का सारा जो सिस्टम बना बच्चे, ये पोलराइड बनेगा, ये पोलराइड बनेगा। अभी आप इसको, ये जो चीज़ बनी है इसको अभी आप उसमें और बंद कर दो, एंड दिस इज कैप्ड बिटवीन, यानी दिस इज कैप्ड बिटवीन, सस्ता कर रहे हो तो प्लास्टिक शीट्स में, और ये थोड़ा महंगा कर रहे हो तो आप 2 थिन ग्लास शीट्स। तो इस तरह से आपके पास बच्चे हेडलाइट्स हैं या विंड स्क्रीन है या एरोप्लेन के आपके पास विंडो पैन्स हैं और रेबैन के जो आपके स्पेक्स हैं, सॉरी गोगल्स हैं, वो सारे के सारे इसी से बनते हैं। मेन पर्पस जो होता है पोलराइड का, वो बच्चे क्या करता है कि एक वाइब्रेशन को जो ऑप्टिकल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो आपके पास ई वेक्टर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर देना, यानी 50% लाइट कर देना। ग्लेयर को रोकने के काम आता है पोलराइड, और कुछ नहीं है। ठीक है, देखो जरा कि हमारे पास ये हो गया एक्सक्यूज मी, एक सेकेंड, इसमें जो मैंने ऑप्टिकल एक्सिस ऐसे ये जो लगा दिए हैं बच्चे, ये क्रिस्टल से लगा दिए हैं, ये क्रिस्टल्स लगा दिए हैं। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं ये पास एक्सिस भी बता रहे हैं, समझ में आ गया, पास एक्सिस हो जाएंगे इनके, ये इनके ट्रांसमिशन एक्सिस हो जाएंगे। ये मान के चलना ये ट्रांसमिशन एक्सिस है। अब इतना बड़ा बड़ा क्रिस्टल, कैल्साइट क्रिस्टल और टॉर्मिनल क्रिस्टल तो ना गूगल्स में यूज़ करोगे आप, इतना बड़ा बड़ा क्या संभाल पाओगे क्या? तो वो नहीं है, मैकेनिकल सपोर्ट कहाँ से चाहिए इतने बड़े बड़े क्रिस्टल्स आँख के सामने तो ना लगाओ ग्लेयर बचाने के लिए। तो हम ये बहुत थिन शीट्स के बीच में क्रिस्टल्स लगा देते हैं और ये गॉगल्स बन जाएंगे। तो ट्रांसमिशन एक्सिस, ये बच्चे बन गया पोलराइड। अब इसका मेन पर्पस वैसा ही है जो क्रिस्टल्स का था। यहाँ पर यदि बच्चे आप अनपोलराइज्ड लाइट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आपके पास ये अनपोलराइज्ड लाइट आ गई, तो ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड। अब तो मैं मेथड बता दिया था मैंने, रिप्रेजेंटेशन अनपोलराइज्ड लाइट है। तो यहाँ से बच्चे कौन सी लाइट चली जाएगी, जो ट्रांसमिशन एक्सिस के पैरेलल है वो यहाँ से लाइट चली जाएगी। तो ये बच्चे हो गया लीनियरली पोलराइज्ड लाइट। अब बच्चे जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पर न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं वो भी कर लेते हैं, उसका नाम है बच्चे मेलस लॉ। वही साइंटिस्ट है, एक्सक्यूज मी,
एक्सक्यूज मी, मेलस लॉ। मेलस लॉ कहता है, देखो कि यदि हमारे पास सी एक पोलराइड ये है और इसका हम दूसरा पोलराइड बच्चे ये है, तो पहला इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये है, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ये रही, ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस, इसकी पास एक्सिस भी कहते हैं इनको, नहीं इसको पास एक्सिस भी कह सकते हैं ये। अब इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस बच्चे थोड़ा स्लांट हो गई उससे, ठीक है। तो ये आपके पास जो पहला पोलराइड है ये P1 ले लेते हैं और दूसरा बच्चे पोलराइड P2 ले लेते हैं। P1 को हम क्या बोलेंगे, आपको याद है क्या नाम है P1? P1 को क्या बोलेंगे? P1 को बोलेंगे बच्चे पोलराइजर। P2 को क्या बोलेंगे? वो एनालाइजर। याद आ रहा है नहीं? इन दोनों के बीच में जो एंगल है एनालाइजर और पोलराइजर के बीच में, ये एंगल थीटा है। दिख रहा है आपको एंगल? ये थीटा है। अब यहाँ पर बच्चे देखिए हमारे पास अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। ये अनपोलराइज्ड लाइट कैसे पता है? इसमें दोनों वाइब्रेशन से दोनों कंपोनेंट्स हैं। यहाँ से बच्चे जो लाइट चली गई ये पोलराइज्ड लाइट हो गई। इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए I0 है। इसका एम्पलीट्यूड बच्चे मैं मान लेता हूँ A है। इसका एम्पलीट्यूड मान लीजिए A है। तो यहाँ से जो बच्चे निकल कर आएगा, आपको मैंने बताया भी था कि जो एम्पलीट्यूड A है ये A, इसका जो इधर इफेक्ट होगा वो कितना होगा बोलो? A का A cos थीटा। तो यहाँ पर जो बच्चे वाइब्रेशंस आएंगे वो ऐसे स्लांट हो जाएंगे या नहीं? ऐसे। इनका एम्पलीट्यूड कितना हो गया? A cos थीटा। तो यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी है, यदि आप यहाँ से देख रहे हैं इसको दोबारा यहाँ पर, तो मैंने वहाँ बताया था कि इंटेंसिटी कम आपको लगेगी, असली में कम भी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड कम हो गया है। तो ये सपोजिंग I इंटेंसिटी है। तो I क्या है? I0 बोलो, इंटेंसिटी ऑफ linearly polarized light, intensity of linearly polarized light। I जो है बच्चे वो क्या है? इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट। तो मैं प्रूफ कर रहा हूं। तो I0 जो था बच्चे वो क्या था? दैट इज इक्वल टू समथिंग K इंटू A स्क्वेयर। एंड I जो होगा वो क्या होगा बच्चे बोलो? K इंटू A cos थीटा का होल स्क्वेयर। दैट इज K इंटू A स्क्वेयर इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इंटेंसिटी जो बच्चे I आ रही है आपके पास, K A स्क्वेयर तो I0 है, I0 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो ये बच्चे जो फॉर्मूला आया आपका, तो I इज इक्वल टू I0 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा, ये आपका मेलस लॉ है। कि यदि आपके पास क्या हुआ कि यदि आपके पास I0 इंटेंसिटी की कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट किसी एनालाइजर पर गिर रही है, तो एनालाइजर से जो लाइट ट्रांसमिट हो रही है उसकी इंटेंसिटी कॉस स्क्वेयर थीटा पे डिपेंड करती है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पास एक्सिस या ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ एनालाइजर एंड पोलराइजर। P1 पोलराइजर है और P2 एनालाइजर है।
आगे आपको समझ में प्रूफ आ गया भाई, ए मैंने ए ले लिया तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा वो ए कॉस थीटा ही होगा। लिख लो इसका स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट है मेलस लॉ का, इफ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट if completely polarized light be incident on an analyzer the intensity of transmitted light through it का मतलब एनालाइजर varies as square of cosine of angle between analyzer and polarizer। आ रहा है बच्चे समझ में? नहीं, दोबारा देख लो। ये डेफिनेशन हो गई इसकी मेलस लॉ की। इफ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट, ये पोलराइज है आर आई, इफ कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट बी इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर comma the intensity of transmitted light through analyzer varies as cos square theta square of cosine of angle between analyzer and polarizer। समझ में आ गया? नहीं तो बस ध्यान रखना कि यहाँ पर जो हम बता रहे हैं आपको उसको ध्यान से देखना कि आई नॉट, यदि आपके पास कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है तो ट्रांसमिटेड लाइट की जो वैल्यू होती है वो आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चे ध्यान रखना, ये तभी लगता है जब आपके पास एनालाइजर पर कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। यदि अनपोलराइज्ड लाइट है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा मैं बताऊंगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का मैं बार बार बता चुका हूँ आपको। एक इलस्ट्रेशन लेते हैं, एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर देते हैं बच्चे, उससे आपको काफ़ी दिमाग आएगा। देखो ज़रा कि हमारे पास सपोजिंग इस डायरेक्शन में लाइट भेज रहे हैं और ये रहे हमारे पास, मान लीजिए ये कई बार नीट में आया क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं उसी क्वेश्चन को दिखा देता हूँ करके। तो ये बच्चे पास एक्सिस दिख रही है आपको, ये तो सारे पोलराइड्स लगा दिए। लास्ट वाला जो पोलराइड है वो फर्स्ट पोलराइड के परपेंडिकुलर है। तो बच्चा ध्यान से सोचेगा, वो कहेगा सर आगे तो आएगी नहीं फिर लाइट। ऐसा नहीं करते हैं, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें प्रोजेक्ट्स में, थोड़ा सोच के काम करेंगे। कि बच्चे पहला जो पोलराइड है वो P1 है, फर्स्ट P1 है, देन ये P2 है, देन ये P3 है। यहाँ पर जो लाइट आ रही है बच्चे अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है, ठीक है, ये अनपोलराइज्ड लाइट आ गई, ठीक है। इसकी इंटेंसिटी आपकी ये अनपोलराइज्ड लाइट है। मैं दिखा देता हूँ थोड़ा, ये अनपोलराइज्ड लाइट दिख रही है। ये आई नॉट जो है बच्चे ये अनपोलराइज्ड लाइट है। अब पहले वाले
एक मिनट। तो फर्स्ट आपके पास है पोलराइजर, फर्स्ट पोलरॉइड और दूसरा पोलरॉइड, इसके बीच में एंगल बच्चे मान लीजिए थीटा है, ये थीटा है। और फर्स्ट वाले में और लास्ट वाले में ये एंगल बच्चे 90 है। आपसे पूछ रहा है बच्चे यहाँ इंटेंसिटी I1 आई, यहाँ इंटेंसिटी I2 है, यहाँ इंटेंसिटी I3 है। ये आपसे I1 I2 I3 पूछ रहा है। तो ध्यान रखना बच्चे, I1 जो है वो हम I0 cos स्क्वायर थीटा नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये I0 कंप्लीटली पोलराइज लाइट नहीं है, कंप्लीटली पोलराइज लाइट नहीं है। तो I1 जो होगा एक्चुअली मैं बताऊं, दैट विल बी इक्वल टू I0 इंटू cos स्क्वायर थीटा का बच्चे मीन वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि आपके पास ये जो थीटा होता है ये होता है उनके बीच में एंगल। यदि सपोजिंग ये जो लाइट है इसकी इंटेंसिटी मान लीजिए ये होती है ऐसे I0, और इसके बीच में एंगल थीटा होता है, तो बच्चे I0 तो वेरी कर रहा है, एंगल थीटा तो वेरी करते जा रहा है। तो cos स्क्वायर थीटा की जो मीन वैल्यू है पूरे आपको पता है 360 डिग्री में स्पेस में, वो आपका हाफ होता है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, केवल आपके पास एक ही कंपोनेंट बचेगा, ये वाला। अब यहां से ये आपके पास I1 आ गया, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है मीन, वो बच्चे हाफ है। ये मैंने ड्राइव कराया है उसमें, यदि याद हो, ठीक है ना। cos स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन 0 टू पाई अपन 2 पाई, ये मैंने प्रूफ कराया भी, आपको हाफ होता है। तो पिछले वीडियो लेक्चर्स में देखना, इसी चैप्टर में भी कराया। तो ये हो गया, या इसके अंदर भी कराया, सॉरी, आपके पास हाइगन्स प्रिंसिपल में जो एनर्जी कंजर्वेशन की डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, बल्कि इट हैज़ बीन शिफ्टेड टू द पॉइंट्स वेयर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैज अकर्ड। तो जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है उसकी एनर्जी को उठाकर हमने कंस्ट्रक्टिव में डाल दिया है। ये मैंने समझाया भी था आपको, एक वीडियो लेक्चर देखना उसमें, जहाँ पर हाइगन्स प्रिंसिपल का मैंने समझाया, और उसमें मैंने कहा कि एक आप यहाँ 20 साल के बाद पार्टी दे रहे हैं, पार्टी देने में फिर एक किचन, 2 किचन हैं, एक प्लेट गरम, एक प्लेट मतलब नमकीन और मीठे का, और मैं समझाया था आपको प्लेट्स एग्जाम्पल लेकर, उसको देखना आप ध्यान से। चलिए हाफ हो गया। तो अब इसके बाद बच्चे यहाँ जो लाइट आ गई है ये कंप्लीटली पोलराइज लाइट आ गई है। अब आप शुरू कर दो, बस काम खत्म, अब लगा दो मैरिस लॉ। तो चलिए बच्चे, तो अब I2 जो आएगा, I2 इज इक्वल टू I1 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। समझ में आ रहा है, ये थीटा हो गया। अब बच्चे इससे जो लाइट आएगी यहाँ पर वो हो जाएगी ऐसे, ऐसे आएगी। अब इसका ये तो बच्चे हो गया इसकी पास एक्सिस। अब इसकी पास एक्सिस और इसके बीच में अब आगे जो एंगल देखना होगा बच्चे, वो ये देखना होगा, ये दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, कभी थीटा ले लो। चलो आगे चलते हैं। तो ये हो गया बच्चे I1 कितना है, I0 बाई 2 इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। नाउ I3 की बात करें, ये हो गया आपके पास जो P2 से लाइट जा रही है, यानी थ्रू P2। अब चलते हैं बच्चे थ्रू P3। तो I3 इज इक्वल टू I2, देखो जरा ध्यान से, I2 ये वाली इंटू I2 ये है इधर, और यानी ट्रांसमिशन एक्सिस इसका ये क्या बन गया अब बच्चे, देखो I1 इस I2 के लिए देखना बच्चे, यहाँ पर ये है एनालाइजर, ये है पोलराइजर। अब I3 के लिए बच्चे ये है एनालाइजर, ये है पोलराइजर। तो पोलराइजर और एनालाइजर के बीच में जो एंगल है 90 माइनस थीटा लेंगे, I2 इंटू कॉस स्क्वेयर, कभी आप थीटा लिख दो फिर उसमें 90 माइनस थीटा, तो ये कितना हो गया I2
कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा। और I2 कितना है आपके पास, I0/2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं I0/2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। इसको हम एक काम और कर सकते हैं, जो क्वेश्चन आया मैं वैसे करा रहा हूँ आपको। 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख देता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, स्क्वायर हो गया। तो ये क्या आ गया बच्चे, I0/2 और 2 का स्क्वायर 4 यानी 8 इंटू ये हो गया साइन 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया। नहीं समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो ये ऑप्शन भी आपको मिल सकता है। अब आपसे पूछ रहा है कि बच्चे क्या कंडीशन होनी चाहिए, कंडीशन फॉर I3 विल बी मैक्स। तो उसके लिए बच्चे क्या होना चाहिए बोलो, साइन 2 थीटा मैक्स होना चाहिए। साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 है और ये 1 किसकी है, साइन 90 की वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जैसे आप उसमें करते थे प्रोजेक्टाइल में। और कभी आपसे पूछ सकता है कि बच्चे I3 मैक्सिमम कितना होगा, यानी कि दो आपके पास एक P1, देखो ज़रा ध्यान से, एक आपके पास P1 पोलराइड है और एक P3 पोलराइड है। तो जो P2 पोलराइड है वो इन दोनों को बिल्कुल एंगल को बाइसेक्ट करेगा, 45 डिग्री करेगा, तभी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। और I3 मैक्सिमम की वैल्यू जो होगी बच्चे वो कितनी हो जाएगी बोलो, I0/8 हो जाएगी ना। फिर तो ये आपका हो गया क्वेश्चन जो नीट में कई बार घुमा फिरा कर आता रहता है। और एक काम और कर लो उसमें, मेलस लॉ का ग्राफ भी कर लो बच्चे, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। कि हमारे पास एक मिनट, ये पोलराइड आ गया यहाँ पर और ये पोलराइड है और ये इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस है, ठीक है। और यहाँ पर सपोजिंग इंटेंसिटी, ये कंप्लीटली पोलराइज्ड लाइट है। अभी चलो अनपोलराइज्ड लाइट ले लेते हैं, ठीक है। ये I0 है। अब दूसरा पोलराइड बना लेते हैं, इसकी ट्रांसमिशन एक्सिस ले लेते हैं। पहले वाली ट्रांसमिशन एक्सिस और इस वाली ट्रांसमिशन एक्सिस में आप देख लो बच्चे एंगल है कुछ, ये थीटा है। तो यहाँ पर तो बच्चे आपको पता है I हो गया, तो आप I0 मत लो, इसको I0 यहाँ ले लो। और यहाँ पर जो बच्चे जा रहा है ये I ले लेते हैं। तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, I0 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चे देखिए हमारे पास एक क्रिस्टल, आपके पास जो P1 है वो ये है और दूसरा वाला ये है, और इसका कुछ मैंने एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। तो अब मैं जो P2 है, ये दूसरा वाला जो पोलराइड है, उसको हम ऐसे भी घुमा सकता हूँ थीटा इधर इस डायरेक्शन में, और उसको इस डायरेक्शन में भी कर सकता हूँ। तो इसलिए ध्यान रखना एंगल प्लस थीटा और माइनस थीटा दोनों हो सकते हैं, इसका ध्यान रखना। तो ग्राफ बना के देखें तो आपको दिख जाएगा बच्चे, एक मिनट, कि पूरे कंप्लीट रोटेशन में आपके पास ये देखिए यहाँ पर थीटा 90 जीरो, उसके बाद फिर मैक्सिमम, और उसके बाद फिर इधर फिर जीरो, उधर फिर मैक्सिमम। तो एक कंप्लीट रोटेशन में 2 बार इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड लाइट जीरो हो जाएगी, 2 बार मैक्सिमम होगी। तो मैं ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ आपको, कोसाइन कॉस स्क्वायर का ग्राफ बनेगा, कुछ नहीं करना, कॉस स्क्वायर का ग्राफ है।
यहाँ पर हम इंटेंसिटी ले लेते हैं और ये आपके पास 0, 90, 180, 270, 360 माइनस में ले लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास हो गया। इधर एंगल ले लेता हूं, जीरो, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड कॉस स्क्वायर का है, माइनस में जाएगा नहीं ग्राफ, ऐसे माइनस के 90 डिग्री, माइनस के 180 डिग्री, माइनस के 270 डिग्री, माइनस के 360 डिग्री। और बच्चे इंटेंसिटी आपके पास मैक्सिमम मान लीजिए ये हो गया, दिस इज आई नॉट। ठीक है, ये आई है इंटेंसिटी। तो ये आपके पास थीटा किसका एंगल है, इसका, इसको घुमा रहे हैं बच्चे, है ना, ध्यान रखना, इसको घुमाए जा रहे हैं। तो जब 0 है तो बच्चे इंटेंसिटी मैक्सिमम है, आपको पता है, यहाँ मैक्सिमम दिखेगा आपको। नाइन्टी पे 0 हो जाएगा, फिर 180 पे फिर मैक्सिमम आ जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे आपके पास 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह का आपका ग्राफ आने वाला है। ये देखो इस तरह का ग्राफ, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ है। तो ये मैलस लॉ मैंने आपको बता दिया। तो ऑलमोस्ट चैप्टर सारा फिनिश कर दिया मैंने बच्चे। और एक लास्ट टॉपिक, अच्छा डॉपलर्स इफेक्ट बच्चे उसमें तो है नहीं अब आपका साउंड में, तो डॉपलर्स इफेक्ट लाइट के अंदर है, उसका फॉर्मूला आप लिख लो। 2 फॉर्मूले आते हैं, देखो डॉपलर्स फॉर्मूला इन लाइट। डॉपलर ने बताया कि जब भी 2 सोर्सेस के बीच में रिलेटिव मोशन है, रिलेटिव अप्रोच है या रिलेटिव सेपरेशन है, ठीक है, तो होता क्या है कि जो फ्रीक्वेंसी है असली में किसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी होगी, उस फ्रीक्वेंसी से जो ऑब्जर्वर को फ्रीक्वेंसी डिफरेंट लगती है, यानी जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। साउंड में देखा था, साउंड में क्या होता है कि सोर्स और लिसनर दोनों के मूवमेंट से अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। तो डॉपलर्स इफेक्ट साउंड में तो एसिमेट्रिक है, यानी वी हैव डिफरेंट फॉर्मूला। यदि सोर्स मूव कर रहा है या फिर आपके पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, दोनों एक ही स्पीड से मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपका फॉर्मूला अलग आएगा। लेकिन लाइट में बच्चे वो सिमेट्रिक होता है, डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट इज सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ पर हम सिमेट्री चलती है, मतलब चाहे वो ऑब्जर्वर चले या फिर सोर्स चले, इनमें हम बस हमारे पास रिलेटिव स्पीड आती है, सिमेट्रिक है, फॉर्मूला सेम रहता है। मतलब जैसे आपके पास ये सोर्स ऑफ लाइट है, रुक जाओ, ये सोर्स ऑफ लाइट है और बच्चे ये ऑब्जर्वर है, मान लीजिए ये ऑब्जर्वर है, और इनके बीच में v जो है माना रिलेटिव वेलोसिटी है। अब ये दूर जा रहे हैं, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी न्यू जो है बच्चे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है बच्चे न्यू एपरेंट जो लगेगी उसको वो कम लगेगी, इज इक्वल टू न्यू एक्चुअल अंडर रूट। अब कम लगने का मतलब है बच्चे देखो ऊपर कम आएगा, c माइनस वी अपॉन c प्लस वी। c क्या है यहाँ पर, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये फॉर्मूला यूज होता है। और यदि ऑब्जर्वर अब ये दूर जा रहा है तो इसमें मैं बताऊंगा आगे, इसकी फ्रीक्वेंसी कम आती है, इसका तो वेवलेंथ ज़्यादा है, इसको रेड शिफ्ट कहते हैं।
अभी रुक जाओ एक बार, दूसरा लिख लो। यदि हमारे पास सोर्स ये है, ये ऑब्जर्वर है, दिस इज सोर्स, ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू एक्चुअल है, और ये बच्चे ऑब्जर्वर इसकी तरफ आ रहा है। v इज द रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी है, बस इस पर क्वेश्चन आया है बच्चे नीट में, है नहीं, ज़्यादा कुछ दिमाग मत लगाओ। अंडर रूट c प्लस वी अपॉन c माइनस वी। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है रेड शिफ्ट, रेड शिफ्ट का मतलब है यदि कोई स्टार, जैसे सोर्स का मतलब ये स्टार है, यदि कोई स्टार रिसीड कर रहा है, कोई जो स्टार है मूव्स अवे, रिसीड्स फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, यदि अर्थ पर कोई ऑब्जर्वर है और वो ऑब्जर्व कर रहा है कोई स्टार दूर जा रहा है, तो ध्यान रखना उससे जो लाइट आ रही होगी उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी। कम फ्रीक्वेंसी का मतलब ज़्यादा वेवलेंथ। तो जो पूरा स्पेक्ट्रम है, ये स्टार रिसीड्स फ्रॉम स्टेशन ऑब्जर्वर, तो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट obtained by observer shifts towards longer wavelength. A star recedes from a stationary observer if a star recedes from a stationary observer, spectrum of light obtained by observer shifts toward the longer wavelength, तो इसको कहते हैं रेड शिफ्ट। और यदि डेल्टा लैम्डा रेड शिफ्ट है और v बचे वेलोसिटी ऑफ रिसेशन है, आपके पास फॉर्मूला मैं बताया था, और लैम्डा इसकी एक्चुअल वेवलेंथ है, c जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट है, थोड़ा तेजी से लिख रहा हूं क्योंकि ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बच्चे वेलोसिटी ऑफ अप्रोच या रिसेशन, दूर सेपरेशन, इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा इंटू सी। बस इस पर मैंने क्वेश्चंस देखे हैं और कुछ ज़्यादा नहीं आता है। डेल्टा लैम्डा बच्चे पॉजिटिव रहा होगा, दिस विल बी पॉजिटिव क्योंकि वेवलेंथ इंक्रीज हो गई है। तो ये रेड शिफ्ट है। इसी तरह से यदि कोई स्टार आपकी तरफ आ रहा है, इसको कहते हैं ब्लू शिफ्ट, वायलेट शिफ्ट नहीं कहते हैं। ब्लू शिफ्ट का मतलब है कि स्टार जो है आपके पास, इफ ए स्टार approaches towards, if a star approaches towards a stationary ऑब्जर्वर, तो जो आपका स्पेक्ट्रम है, लगता है, होता नहीं है, स्पेक्ट्रम appears to be shifted towards shorter wavelength side,
इसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं। और बच्चे जो डेल्टा लैम्डा है ये नेगेटिव का हो जाएगा, है ना। डेल्टा लैम्डा जो है वो आपके पास ब्लू शिफ्ट है, ये नेगेटिव होगा। तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच स्टार की, इसी पे फॉर्मूले क्वेश्चन आते हैं बस। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v इज इक्वल टू डेल्टा लैम्डा मॉड ले रहा हूं अपॉन लैम्डा इंटू सी। इस पर क्वेश्चंस आप कर लेना बच्चे। इस तरह से मैंने पूरे चैप्टर को बच्चे फिनिश कर दिया है कंप्लीटली। अब आप देख लीजिए, तो ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर दिया है। उसके साथ मैंने इलस्ट्रेशंस दिए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। थोड़ा फील कॉन्फिडेंट फील करिए और इन्हीं को बार बार रिवाइज करते चले जाइए। कैसा लग रहा है आपको बच्चे? आप पोस्ट करिए विजिट कम्युनिटी में जाकर, व्हाट इज इन योर माइंड, वहाँ पर आप पोस्ट करिए, ठीक है। तो एंड द मीटिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।